स्पेशल अगर देखा जाए तो 9 10 साइंस कितने लोगों का है जी? 2 गो। बताइए। अच्छा कोई नहीं, मात्र 2 गो, बाकी तो नहीं है। बाकी क्या है? सोशल साइंस है ना, 1 to 5। तो 1 to 5 का तो फायदा करेगा। 1 to 5 आपका 1 to है 6 to 8 क्या है? साइंस, सोशल साइंस है। तो आप खुद सोचिए, सोशल साइंस का सिलेबस 8 नंबर है। 9 10 में अगर मान लीजिए साइंस के अलावा है 6 to 8 9 10 में, तो वो वेटेज बहुत कम है। अब 8 क्वेश्चन के चलते आप पूरा पढ़िए या कोशिश कीजिए 88 नंबर पर ध्यान दे। 88 नंबर क्या आपका अपना सब्जेक्ट है। अगर सोशल साइंस में 88 नहीं 96, नहीं समझे कि 40 में 24 नंबर आपका उधर है जीएस और इधर 80, तो वो कितना नंबर आ जाएगा? 104 नंबर। किसमें? तुम पे अपना पेपर लाओ ना, काले जनरल में लाएगी। कौन बोलती है जनरल में लाना जरूरी है? मान लो कि तुम लेके आ गए 80 में 60, उधर से 20, 80 आ गया, कटअप गया 79, हो गया तुम्हारा। अब 80 गया कटअप, अब 80 तुम्हारा है, तब देखा जाता है कि सब्जेक्ट में कितना स्कोर है। अब वहां कटअप बनता है तुम्हारा सब्जेक्ट और डेट ऑफ बर्थ। नहीं समझी? अब कटअप गया है 80 और तुम्हारा 80 है, तब ये सब देखा जाता है। 80 कटअप है तुम्हारा, 81 है, और 81 कैसे आया वो कोई मतलब नहीं है। 81 कब 120 में ना लाई होगी तो पास हो जाओ, नौकरी करो, काउंसलिंग करवाओ। लिस्ट वाला तो वो कटअप वो सब देखा जाता है कब? जब बराबर रहिएगा तब। ये क्या नहीं, हम जो रियल है उस चीज, जैसे 1 to 5 है तो इन लोग का वेटेज बराबर है, हर चीज बराबर पढ़ना है। इन लोग का कम बेसी कुछ नहीं है। 1 to 5 है तो इन लोग को पूरा बराबर पढ़ना, हर चीज पढ़ना है 1 to 5 वाला को, कुछ छोड़ना नहीं है। रीजनिंग भी पढ़ना, मैथ भी पढ़ना, कुछ इंग्लिश वो देख लेना है कि कोई, हाँ टॉप सबसे ज्यादा रहता है और लाइकन भी सबसे ज्यादा। लाइकन ऑल मतलब मान लो कि पूरा एशिया का लेकिन रह सकता है। नहीं समझे? देखो पाकिस्तान की एगो लड़की ज्वाइन की है, पेपर में दे लेता ना यहाँ गाजियाबाद साइड। पढ़ाई करना है कंसिस्टेंट, ना तो सेल्फ स्टडी कीजिए, ना तो जहां मन है तो एक दिन आते हैं। हाँ अब ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग 2 दिन क्लास किए हैं, अब हम क्या पढ़ाए हैं अगर वो पूछने लगे सही से ना तो शायद कोई बताएगा। ऐसे नहीं होता बाबू, 2 दिन आए 2 दिन आए हैं। ये 21 तारीख से आज तक हम कितना चीज पढ़ाए हैं? मात्र एक ही टॉपिक स्टार्ट किया, अभी कंप्लीट भी अभी नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर जितना पढ़ाए हैं इतना ही अभी सही से स्टडी कीजिएगा तो इस बार साइंस वाला में 4 से 5 नंबर इसी से था, और ज्यादा भी नहीं, जितना पढ़ा दिए उसी से क्वेश्चन था। आगे पढ़ाएंगे तो आगे पूछेगा या ना पूछेगा अलग बात है, लेकिन अभी तक जितना पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। लेकिन अगर हम पूछने लगे तो अलग बात है, खेला पूछते हैं आज। ठीक है, देखते हैं क्लास तो जो जो किया है उसको पता है कि कौन कौन क्लास किए हैं और कौन कौन क्लास नहीं किए हैं। और इंट्रोडक्शन भी दे दिया जाए। और हमको पहली बार देखा था। सीटेट आप बहुत पहले पढ़े होंगे हैं? तो हमको नहीं जानते तो अलग बात है। हम तो बीपीएससी के लिए सीट और सीटेट के लिए क्या मैथ साइंस, बीपीएससी 1 से आया था तो 1 में हमको नहीं देखे हैं।
अलग बात है। आपको अगर वन में हमको नहीं देखे तो फिर कहीं नहीं देखे। वन में जो सीटेड वाला भी लेकिन हमको पहचान लिया था, क्योंकि जब हम आते थे ना वन में तो ले दे के एकदम खाना पीना एक ही बार खा के शाम में जाते थे। जो वन में किया है उन लोग से पूछना बीपीएससी, उन लोग को बहुत लोग का रिजल्ट हुआ। हाँ तो वन में जो हमको नहीं पहचाना वो तो कभी नहीं पहचानेगा। वन में इधर इधर उधर इधर इधर, हम ऐसे आराम से छोटा सा बच्चा जैसे तो वन में तो खैर कहूँ मत, वन में तो जान निकल गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें था ने, उसमें था तुरंत नहीं। देखिए स्पेशल हमसे बीपीएससी के ध्यान हम वरुण से दे रहे थे, कैसे गड़ाएगा, मुकेश सर सीटेट के दे रहे थे। हैं उसमें बीपीएससी में क्या क्या पढ़ाए थे इसको सब पता होगा। देखिए आपको साइंस पढ़ाए थे पूरा, इन लोग को साइंस, और सोचो कितना दिन टाइम था, 2-3 महीना में तो एग्जाम में था इन लोग का। और उसमें इन लोग मैथ, फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायो तो जनरली पढ़ा दिए थे, फिर रीजनिंग और फिर क्या मैथ, ये देखो ये कवर किए थे मात्र हम। और ये पढ़ाने में हम 180 क्लास पढ़ाए थे, 180 क्लास है। 180 क्लास कहने का अर्थ हुआ वो 3 बैच था, तो एक बैच में 60 क्लास पढ़ाए थे, 60 दिन में पढ़ाए थे। नहीं समझे, एक बैच में 60 दिन से ज्यादा लिया होंगे, 2 महीना से नहीं। हाँ 3 बैच था, रात 9 बजे तक। और उसके बाद चीजें थी, 1 महीना इन लोगों को चला था टेस्ट प्रैक्टिस, और उसमें लगभग 2 से 2.5 घंटा सॉल्यूशन जाता था। जो टेस्ट होता था उसका सॉल्यूशन 10 बजे से 12:30-1 बजे तक सॉल्यूशन देते थे, वो भी तीनों बैच में 2.5 घंटा सॉल्यूशन। तो 2.5 घंटा मेरा, 2.5 घंटा सोशल साइंस का, तो 5 घंटा सॉल्यूशन एक बैच का। तो 3 बैच था, तो 15 घंटा सॉल्यूशन लास्ट में चला था एग्जाम के टाइम में। क्या चीज स्पेशल, वो तो अलग बात है, वो तो जो आत्मा भटक रहा उन लोग के लिए है, पॉजिटिव चाहिए। सोशल साइंस क्या चीज, कौन सब्जेक्ट? हाँ तो 9-10 है जो, तो 9-10 का सोशल साइंस नहीं पढ़ाया है। हिस्ट्री 9-10 में क्या है, मेरा ऑनर्स क्या है और सब्सिडरी। तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं 9-10 के लिए। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप चूज किए, ऐसा नहीं कि आपका 9-10 आप कोई भी 2 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हिस्ट्री में से आप एक रखना, एक ज्योग्राफी हिस्ट्री से एक रखना, बाकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और ये मतलब 3 में से एक रखना। तो कोशिश कीजिए, आप हिस्ट्री रखे हुए हैं और हिस्ट्री के साथ क्या रखे हुए हैं, ज्योग्राफी। तो हाँ तो ज्योग्राफी रखे हैं, तो ज्योग्राफी के साथ होता है कि नहीं, तो आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटी भी रख सकते हैं। हाँ तो आपका पास जिस पर कमांड है, हाँ जिस पर कमांड है उस पर रखिए। अब 9-10 में आपका जो पीजी है उससे है, 11-12 में ज्योग्राफी से, तो 9-11-12 ज्योग्राफी। और रही बात 6 to 8 नहीं है, 6 to 8 है, तो इसमें तो भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, जो 9-10 में रखें वही रखिएगा, ठीक है। तो आप साइंस में तो आपको साइंस का तो काम ही नहीं है कि साइंस का काम है 8 नंबर साइंस 6 to 8 में, 8 नंबर 9-10 में, 8 नंबर 11-12 में, 8, 8, 16 और 24 तक का 24 नंबर, 8 नंबर 8 को मैथ रहता है। चलिए आज
पहले 15 मिनट पीटेंगे। तुम लोग छोड़ छोड़ के क्लास करती हो और याद भी नहीं करती हो। ठीक है, देखते हैं कितने लोग पढ़ाई करके आए। आज आ रहे हैं मैडम? आज पहला क्लास है आपका? एसएसटी है 6 to 8। पढ़ाएंगे, पूछे? हाँ, पूछते हैं 10 मिनट, देखते हैं क्या स्थिति है। चलिए, सबसे पहले आपसे, ठीक है, नम ध्यान से बताइएगा। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यस या नो? जीवाणु क्या? बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन बैक्टीरिया। क्या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया है? यस। आप बताइए। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, 2 यस। आप बताइए। फर्स्ट क्लास है, बताइए। यस नो बोलने में फर्स्ट और लास्ट का है? है? अच्छा, बैठ जाइए। आप बताइए। हाँ, बोलिए। उन लोग खड़ा है, इसका मतलब नहीं कि गलत बताइए। हम खड़ा इसलिए कंफ्यूज है, गलत बताइए कि सही बताइए, समझे? हैं? नो, तुम भी खड़ा रहो। बोलो। पाया जाता है। आप बताइए। फिर बैठ गई। आप बताइए मैडम। हाँ, वाह, बताइए इधर, साइंस स्पेशल। यस या नो? यस, खड़े रहिए आप भी। फर्स्ट क्लास है, नहीं ना बताइएगा यस नो ना। है? नो, तुम भी खड़ा रहो। हाँ, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना? कैसे होता है? हाँ, बोलो। यस, नहीं, खड़े रहिए थोड़ा सा, 2 मिनट का दिक्कत है। नो, इधर है, इधर नो, नहीं पता। आप लोग पता नहीं, बैठ जाइए। आप देखिए, जो जो पढ़े हैं उन लोग के, आप बताइए। बैक्टीरिया किस प्रकार का सेल है? प्रोकैरियोटिक। आप लोग सब एक बार बोलिए चिल्ला के, किस प्रकार का सेल है? प्रोकैरियोटिक। बैठ जाइए सब। यस नो, यस नो, अजीब हाल है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन में आप ये हाल कर दिए। बैक्टीरिया किस प्रकार का सेल है? प्रोकैरियोटिक। आप प्रोकैरियोटिक बताए थे कि जितना भी पृथ्वी पर जीव है वो 2 ही प्रकार के जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक ऐसा जीव है न जिसमें न केंद्रक है, न माइटोकॉन्ड्रिया है, न लाइसोसोम है, न अंतःपर्दवी जालिका है, और न ही वैक्यूल्स है, और न ही उसमें कोई दूसरा पार्ट है। लेकिन मात्र प्रोकैरियोटिक में एक सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 70S। हम ये नहीं बताए हैं, तुम सही से नहीं पढ़ी। हम बताए माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का तुलना प्रोकैरियोटिक सेल से किया जाता है। हम ये चीज बताएं। हम ये थोड़ी बताएं कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए इसका कोशिकीय पाचन।
क्या? कोशिकीय पाचन। आप पूछते हैं, देखो कौन कौन एक दो के उठाएंगे वो 100% सही जवाब देगी, ठीक है। अब ऐसे को उठाएंगे जो जवाब नहीं दे पाएगी। ये भी हम जानते हैं कौन जवाब दे सकता है, कौन जवाब नहीं दे सकता, ठीक। पता चल जाता नहीं कि कौन स्टडी कर रहा है, कौन सीरियस है, ठीक है। क्या मैडम है? आप लोग आ जा रहे हैं, कम बात है नहीं ना, तो हम लोग को कहाँ जाएगा आत्मा कौन जानता है। आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आसान है स्ट्रगल करना? घर परिवार देखते हुए भी पढ़ाई में मन लगाना बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई में मन सबसे नहीं लगता है, आ रहे हैं जा रहे हैं अलग बात है। बताओ तुम, ये कोशिकीय क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? अगर ध्यान से नहीं पढ़े हो तो जितना क्वेश्चन किए हैं एक जवाब भी नहीं दे पाएंगे तुम लोग। कोशिकीय श्वसन के दौरान, कोशिकीय श्वसन के समय कौन सा प्रोडक्ट उत्पाद बनता है? चलो तुमको क्वेश्चन आसान कर देते हैं। कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सही है? हाँ? तुम बताओ, तुम तो बता देगी। है? बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनता है कोशिकीय श्वसन के बाद? क्या बनता है? H2 और बोलो बोलो, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन चीज बनता है, CO2, H2O और क्या है? ATP। और ये होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ATP क्या है? एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बैठो। आप बताइए सर जी, पूरा हिल रहे हैं, बताइए। लाइसोसोम में नहीं, आप क्लास नहीं की हैं, ये की हैं। तो लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाँ, एंजाइम कल ही पता है और कल आप आए हैं। हाँ, तब ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इस बार CDS में क्वेश्चन आया था साफ साफ कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा तब आसान हो जाएगा, ना तो ऐसे कौन सा एंजाइम का काम क्या होता है हमारे शरीर में, ये सब क्लियर कब होगा? जब पूरा डिटेल में पढ़िएगा। साइंस क्या है? पूरा डिटेल में पढ़ना। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसको हिंदी में बोलती है आप घाटीय एंजाइम। हिंदी में क्या बोलेंगे? आप घाटीय एंजाइम। बैठ जाइए। आप देखिए, एंजाइम कहीं भी आए तो एंजाइम का काम क्या है? पाचन करना। क्या काम है? पाचन करना। तो क्वेश्चन आ जाए, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिकीय पाचन कहाँ होता है? लाइसोसोम। क्लियर हो गया? कोशिकीय पाचन लाइसोसोम और कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया। यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इस सबसे नहीं पूछेंगे, जिससे उम्मीद है उसी से पूछेंगे। बताइए आप, सेमी ऑटोनोमस किसको बोला जाता है? नहीं, हाँ, सेमी ऑटोनोमस मतलब अर्ध पारंग झिल्ली नहीं होती है। सेमी ऑटोनोमस करने का अर्थ ये हुआ अर्ध स्वायत्त कोशिका जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। हाँ, तो ये कोशिका किस भाग को बोला जाता है? थोड़ा याद कीजिए, बताए हैं कि नहीं? है राइबोसोम। हम बताए थे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल्स अर्ध स्वायत्त कोशिका के किस भाग को बोलते हैं? बताओ तुम। माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये 90% अपना काम खुद करता है और क्योंकि इसमें डीएनए और नहीं, राइबोसोम।
डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, और जिसके अंदर ये चीज है वो अपना काम खुद करेगा। आप जो पूछे, आप जो जवाब दे रहे हैं मैडम, ये इसका जवाब दे रहे हैं। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका अर्थ होता है, देखिए इसका आप जवाब दे रहे हैं, ये कुछ और है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अगर आप पूछे हैं तो इसको हम समझा ही देते हैं। ये देखिए क्या होता है, ये जो है सेल है, क्या है, सेल है। और हम बताए थे सेल का जो बाहरी लेयर होता है, सेल का बाहरी लेयर होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इस बार का क्वेश्चन है बीपीएससी का, जो इस बार का क्वेश्चन है कि कोशिका के बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन कहने का अर्थ ये हुआ अर्ध पारगम्य झिल्ली। कहने का अर्थ हुआ ये कोशिका के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, इसके अंदर जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स यहाँ पर इसीलिए यूज किए क्योंकि अच्छे मॉलिक्यूल्स ये यहाँ से बाहर नहीं आने देता है। और बाहर वाला मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल चल जाएगा लेकिन खराब मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाने। ये इसका प्रॉपर्टीज है, किसका, अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। समझे? जैसे में एग्जांपल आप समझिए, पोटैटो का जो लेयर होता है, पोटैटो समझते हैं ना, आलू का जो छिलका होता है वह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये जल्दी डिजॉल्व नहीं होता है, ये जल्दी आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाइएगा। इसका जो पोटैटो का जो झिल्ली होती है वह किस चीज का बना होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप सोचते हैं कि आलू के साथ छिलका खा जाए, ये उतना आपको फायदा नहीं करेगा क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि आलू के जो बाहर लेयर है, कहने का अर्थ वो आलू में जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी आपका न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो बाहर नहीं निकलने देता है। और उस बाहर निकलने के कारण क्या है, ये झिल्ली, अगर ये झिल्ली को हटा दिया जाए तो वह उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है बाहर आसानी से निकल जाएंगे। जैसे आलू है, हम आलू को क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो आलू एक तरह क्या, आलू को पानी में धोते हैं, तब पानी में भी तो मॉलिक्यूल्स है, पानी में भी तो सिलेक्टिव पार्टिकल्स है। तो कहने का अर्थ वो आलू को हम पानी में डाल दिए, तो अगर पानी में अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स है तो इस आलू में एंट्री ले लेगा, लेकिन खराब मॉलिक्यूल्स एंट्री, यही इसका प्रॉपर्टीज है। और आलू के अंदर जो पार्टिकल है उसको बाहर नहीं निकलने देता। इसीलिए आलू को धो के काटना चाहिए कि काट के धोना चाहिए, धो के काटना चाहिए, क्योंकि अगर आप धोएं तो ठीक है, आलू तो साफ हो गया, और उसके अंदर, आलू के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, अच्छे अच्छे पार्टिकल्स है, सिलेक्टिव पार्टिकल्स है, वह बाहर नहीं निकलता है। तो आलू को आप धो के काटना फायदेमंद है। हम लोग क्या करते हैं, छील देते हैं या काट के धोते हैं, तो उससे आलू के अंदर जितने भी सिलेक्टिव पार्टिकल्स है बाहर निकल जाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि हमारा किस कोशिका के किस लेयर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को बोलते हैं। किसको नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए बॉयल करके। अगर उसको कुछ बना दोगे कुरकुरे जैसा जिससे वो डिजोल्व पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो सके, तब खा सकते हो, नहीं ठीक है। खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डाइजेस्ट हो ही जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है ये हम बता रहे हैं कि जो आलू का जो छिलका होता है वह उसका जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी संरचना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा होता है। समझे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहने का अर्थ हुआ अच्छा ये पार्टिकल कण के चीजों को बैलेंस करना, संतुलन बनाए रखना। तो कभी आ जाए कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है वह अणुओं के संतुलन बनाए, अणुओं के जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स है उसको बैलेंस बनाए रखता है। और ये कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये इसका आप जवाब दे रहे थे, हम आपसे पूछे सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी कुछ और है। चलिए आगे पढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ा क्या रहे थे, बताइए क्या पढ़ा रहे थे। हाँ देखिए, पढ़ा रहे थे
प्लास्टिड, क्या बता रहे थे? प्लास्टिड, प्लास्टिड लवक। प्लास्टिड लवक। प्लास्टिड में दो पार्ट पढ़ा दिए थे। क्या क्या पढ़ाए थे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हम बताए थे कि प्लांट का जो कलर है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण कैसा? ग्रीन होता है। ग्रीन समझते हैं? हरा। अब ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? पत्ती में, लिप्स में, उसके बाद फ्लावर में। तो अगर प्लांट में ग्रीन है तो ग्रीन का कलर क्या? किसके कारण? क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल किस क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में पाया जाता है? जो क्लास किया वही बता पाएगा। थाइलेक्वाइड, किसमें? थाइलेक्वाइड। और ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। थाइलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम। क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? थाइलेक्वाइड में होता है। और थाइलेक्वाइड क्या है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब दूसरा पार्ट था क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वह हरा रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों का होना क्या कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट। जैसे आप देख रहे हैं कोई भी फल लाल है, टमाटर लाल है, तो किसके कारण? किस लावा के कारण? क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि इसमें एक पिगमेंट नहीं रहता। टमाटर लाल है तो उसमें लाइकोपिन है। क्या है? लाइकोपिन। लेकिन प्लास्टिड कैसा है? क्रोमोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट बीपीएससी पूछा है कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है? यस या नो? क्लोरो क्रोमो में बदल सकता है? हम क्या बोले? क्लोरो क्रोमो में बदल सकता है? यस या नो? क्रोमो क्रोमो क्लोरो में बदल सकता है? यही बीपीएससी क्वेश्चन था। तो कहने का अर्थ हुआ हरा, क्लोरो मतलब क्या? हरा। और क्रोमो मतलब क्या? रंग बिरंग। तो हरा कलर में चेंज हो सकता है, लेकिन कलर हरा में चेंज। तो ये सही और ये गलत। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा लिकोप्लास्ट। तीसरा पॉइंट लिखिए। क्या? उसमें बहुत सा पिगमेंट का एक अलग चैप्टर है। जैसे मान लो कि सूरजमुखी में जेंथोफिल, ठीक है, बीटरूट में बिटानिन, और टमाटर में लाइकोपिन, कैरोट में कैरोटीन, ठीक है, बहुत सा होता है। लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट या श्वेतवर्णी दोनों बोल सकते हैं। देखिए समझिएगा। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा बताएं क्रोमोप्लास्ट में जो है हरा रंग को छोड़कर जो चीजें होती है वो क्रोमोप्लास्ट में होता है। लिकोप्लास्ट में क्या होता है? लिकोप्लास्ट में भोजन का संग्रहित होता है। भोजन संग्रहित होता है। भोजन संग्रहित होता है यानी स्टोर, यानी भोजन संग्रहित होता है। और लिकोप्लास्ट सबसे ज्यादा रूट में पाए जाते हैं। रूट्स में, जड़ों में, जड़ों में पाए जाते हैं। रूट्स में पाए जाते हैं। आपको यह समझना है लिकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है, यह ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। कौन सा कलर का? ट्रांसपेरेंट कलर का। इसमें कोई कलर नहीं होता है, यह ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। अब यहां देखिएगा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं। लिकोप्लास्ट को तीन भाग में बांटते हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। दूसरा एलिरोप्लास्ट।
आवाज कहाँ से आ रहा है जी? एलिरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, ठीक है। जिनका साइंस है उनके लिए ये पूरा डिटेल पढ़ना सही है। आ जाइए 1 to 5 6 to 8 9 10 जितना आपको नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार का? 3। पहला एमाइलो, दूसरा एलिरो, तीसरा इलियोप्लास्ट। अब ये तीनों का फंक्शन क्या है हम बताएं। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? भोजन को संग्रहित करना। इसका भी काम क्या रहेगा? भोजन के संग्रहित करना, क्योंकि इसका मालिक कौन है? यही है, यही है ना। ये हेड ऑफिस है, ये क्या है? ब्रांच है। तो इसका भी काम क्या रहेगा? भोजन को संग्रहित रहना। आपको पता है कि भोजन का अलग अलग टाइप होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या अलग अलग टाइप है। तो कहीं एक जगह स्टोर नहीं होता है, सबका अलग अलग पार्ट होता है। इसीलिए हम ल्यूकोप्लास्ट को थोड़ा डिटेल में किए। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार का? 3। एमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट, ये तीनों लिखिए। इसमें 2-3 स्टूडेंट थोड़ा सीरियस है, बाकी तो खेले। हाँ, हिंदी में लिखे हैं एमाइलोप्लास्ट। हाँ, किसका? हाँ, वो उसको बोलते हैं। हाँ, ये इसको नहीं, इसको सेम जो लिखे वही एमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। तुम लोग 1 to 5 में पूरा मन लगा के पढ़ो सर, ठीक है ना? तो कंपटीशन बहुत टफ है बाबू। ये ना कि सर अभी पहली बार दे रहे हैं, पहली बार दो, पहली बार निकालो। अब 4 के बाद हमको तो ना लगता कब आएगा। हाँ, वो अलग बात है वो फिर। हाँ, फिर सारी चीज है। इरेज हो गया, नहीं लिखी थी ये। हो गया। चलिए आगे बढ़े। हुआ? देखिए यहाँ पे इसका काम क्या है? भोजन को संग्रहित करना। तो देखिए यहाँ समझिएगा, एमाइलोप्लास्ट जो होता है, एमाइलोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल में कि प्लांट में? प्लांट में, क्योंकि प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है? प्लांट में। एनिमल में तो नहीं पाया जाता है। तो प्लास्टिक का तीसरा पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट का जो पहला पार्ट है क्या? एमाइलो। यहाँ जो है शर्करा का संग्रहित होता है। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। तो शर्करा का संग्रहित होता है। तो एमाइलो क्वेश्चन आ जाए कि भोजन का संग्रहण कहाँ होता है, आपका आंसर आना चाहिए ल्यूकोप्लास्ट। कहाँ? ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन क्वेश्चन अगर डीपली पूछा जाए कि एमाइलोप्लास्ट में कौन सा भोजन का संग्रहण होता है, तो आपको बोलना है शर्करा। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। तो सारा चीज लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का संग्रहण यानी संग्रहित स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के रूप में होता है। कहाँ होता है? एमाइलोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? एमाइलोप्लास्ट में होता है।
यानी इसमें स्टार्च तो होगा, संग्रहण तो होगा, किस में होगा? एमाइलोप्लास्ट में। लेकिन कहाँ, किसका? कार्बोहाइड्रेट और शर्करा, यानी किस रूप में? स्टार्च के। क्वेश्चन आता है कि प्लांट में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। आप लोग बताइए। अब आप लोग ये तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। हमारे शरीर, मानव के शरीर में या एनिमल के शरीर में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है। हम बताएं ग्लूकोज बनता कब है? पचने के बाद, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटता है और एनर्जी मिलता है। तो वह एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी ऊर्जा है। हम खूब बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में खाना किस रूप में स्टोर रहता है? ये सब तो होगा नहीं। एमाइलेज तो एंजाइम है, वो तो डाइजेशन करवाता है। कोई यहां तो क्वेश्चन आ गया कि प्लांट में अगर कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रहण हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च के बाद। यानी कह सकते हैं कि प्लांट में जो भोजन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, लेकिन मानव या एनिमल के शरीर में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? वसा तो एक टाइप ऑफ भोजन है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ पोषक पदार्थ है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो हम खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको कहेंगे ना। वो स्टोर थोड़ी होगा। कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं, फैट क्या लेते हैं? दूध, मक्खन, ये सब क्या लिए? फैट लिए। प्रोटीन, दाल खाएं, प्रोटीन लिए। लेकिन क्वेश्चन है कि जो चीज हम लिए वह लास्ट में जो बनता है वह ग्लाइकोजेन में बनता है। किन्हीं को पता था? है क्या? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल वसा के टूटने पर ग्लिसरॉल बनता है। जब बस वसा टूटेगा ना, वसा का डाइजेशन होगा तो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में होगा। वह चीज नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं जब डाइजेशन, जैसे ये ग्लाइकोजन, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके पढ़िएगा। ये ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर होता है। कहां होता है? लीवर में। ये ग्लाइकोजन, अब ये ग्लाइकोजन का स्टोर कौन करवाता है? ये ग्लाइकोजन क्या है? आपका ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। क्वेश्चन आ जाए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन तोड़ता है? इंसुलिन हार्मोन। तब तो आपके ब्लड में शुगर कंट्रोल है। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदला तो आपके ब्लड में शर्करा बढ़ा हुआ रहेगा। डायबिटीज का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम? डायबिटीज का। तो इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है? पैनक्रियाज बनाता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी तो हम थोड़ा सुन ये आया था, बत समझा रहे। तो ये प्लांट में क्या स्टोर हो रहा है? स्टार्च। लेकिन एनिमल, कोई भी एनिमल हो, हम लोग नहीं, एनिमल, तो उसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये स्टोर कहाँ होता है? लीवर। तो ग्लूकोज का स्टोर, ग्लूकोज किस में टूटता है? किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। और ये बदलाता कौन है? इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन, ये बीटा सेल बनाती है, और बीटा सेल कौन बनाता है? अग्नाशय। ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये लीवर में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। अब ये लीवर में स्टोर हो जाता है। आप कुछ दिन आप खाना बाहर से नहीं खाएं तो एक हार्मोन बनता है, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो आपका बनाता है अल्फा सेल। अब वो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि आप बाहर से खाना ना खा रहे हैं बाबू, तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में। तो इंसुलिन क्या किया बताइए? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। इंसुलिन क्या किया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ग्लूकागोन क्या किया? ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में। इसका उल्टा। तो इस क्वेश्चन आया कि कौन सा हार्मोन जो है विरोधाभासी हार्मोन है, विरोधाभासी, एक दूसरे के विरुद्ध काम करता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन। समझ में आया? अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपका ग्लूकोज इसमें नहीं बदलेगा, और ग्लूकोज इसमें नहीं बदलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, जिससे बीमारी होती है डायबिटीज, और उसको क्या बोलते हैं? शुगर।
क्योंकि शुगर यानी शर्करा क्या हो गया, बढ़ गया ना। कहां चल गया यार, शर्करा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। और ये आपको पढ़ना है ग्रंथि में, हार्मोन पढ़ना है ग्रंथि में। तो यहां बस इतना समय ग्लैंड जिसे बोलते हैं। चलो यहां देखो, एमाइलोप्लास्ट ये हो गया। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण, किस फॉर्म में, स्टार्च। इसको लिखिए एलिरोप्लास्ट को, इसमें इसके नीचे लिखिएगा, इसमें इसमें प्रोटीन का संग्रहण होता है, संग्रहित होता है। हाँ एलिरो इसके नीचे, इसमें प्रोटीन, प्रोटीन फॉर अमाइनो एसिड, इसमें प्रोटीन का हाँ एलिरोप्लास्ट। दूसरा, एलिरोप्लास्ट में प्रोटीन का संग्रहित होता है, संग्रहित मतलब स्टोर। एलिरोप्लास्ट में किसका संग्रहित होता है, प्रोटीन। देखो सारा खाना है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ, एमाइलो, प्रोटीन कहाँ, एलिरो। और इसमें लिख लीजिएगा, इसमें वसा का संग्रहित होता है, वसा, फैट, फैट हो, हाँ फैट, ऑयल। और इसमें किसका, इसमें प्रोटीन का, इसमें प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल। प्रोटीन का सबसे छोटा पार्टिकल अमीनो अम्ल, और बहुत सा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ता है तब क्या बनता है, प्रोटीन। बताए हुए थे ना मिट है? हाँ नहीं देखो समझो, हमारे बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड बनता है टूटने के बाद, ठीक है। 10 जो है आपको बाहर से, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, कि आपको आवश्यकता होती है, और 10 ऑटोमेटिक आपके बॉडी में बनता है। क्वेश्चन आ जाए कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, तब आपको बताना है 20। लेकिन मात्र 2 ही अमीनो एसिड के याद रखना, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। कौन बताएगा कौन सा अमीनो अम्ल सबसे बड़ा होता है? किन्हीं को याद है? छोड़ो ज्यादा हो जाएगा डीपली। चलिए इसमें लिखिएगा इलियोप्लास्ट में, इसमें वसा का संग्रहित होता है, वसा यानी तेल, ऑयल का संग्रहित होता है, इसमें वसा का संग्रहित होता है, इसमें वसा का संग्रहित होता है। हो गया। चलिए ये जाके प्लास्टिड खत्म। नेक्स्ट पॉइंट आप दे दीजिएगा। सोचे नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत पर्दव, हाँ अंत पर्दवी जालिका, अंत पर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत पर्दवी जालिका। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है समझिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अंत पर्दवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ, रफ ईआर, रफ मतलब होता है खुरदरी, क्या होता है, खुरदरी, अंत पर्दवी जालिका। खुरदरी, रफ, और एक होता है स्मूथ, स्मूथ ईआर, चिकनी, चिकनी अंत पर्दवी जालिका।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और स्मूथ अंतःपर्दवी जालिका। हम बताए थे ये क्या है, सेल है। क्या है, सेल। और सेल के बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। और अंतःपर्दवी जालिका इसी, ये झिल्ली, इसको बोलते हैं क्या, सीएम। सीएम फॉर क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर, है, सेल मेम्ब्रेन, सीएम फॉर चीफ मिनिस्टर। और ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली। बताया हुआ है ना, सब सब बताया हुआ, इसीलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं केंद्रक झिल्ली। और कौन सा कलर ले लें, और इसके बीच में, इसके बीच में इस तरह से पगला जाता है क्या जी। इस तरह से झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका। क्वेश्चन आ जाए कि अंतःपर्दवी जालिका कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में एक कैसा नुमा, जाली नुमा संरचना पाई जाती है। और इस जाली नुमा संरचना को ध्यान से देखो कि जाली नुमा संरचना कैसा है, हाँ? कैसा है, स्प्रिंग जैसा नहीं। अब ये चीज बनाए से ध्यान नहीं आ रहा है? इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्या ड्राइंग नहीं बनाया। ये कहने का अर्थ हुआ कि यहां पर जालीनुमा ज्यादा है ना, यहां पे डेंस ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, और यहां पे डेंस क्या है, कम है। डेंस क्या है, कम है। तो इसको बनाइए, पहले इसको लिखिए, लिखवाते हैं। कैसे बताएं, इसमें नेट कनेक्ट नहीं है। पिक्चर आप लोग देखिएगा, समझिएगा। इसका जो संरचनाएं होती है, हो गया, लिखवाएं, ठीक है। देखिए समझिएगा इस पिक्चर को, ऑन रहता तो अच्छा रहता, लेकिन समझिएगा। इसमें दो तरह के जालीनुमा संरचनाएं हैं। एक है केंद्रक के नजदीक जो बहुत ज्यादा डेंस है, डेंस समझते हैं, यहाँ पर जालीनुमा संरचना बहुत ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं RER। क्या बोलते हैं, RER। और जो एक कोशिका झिल्ली के नजदीक है उसको बोलते हैं SER। तो अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार का, दो, एक है रफ और दूसरा स्मूथ।
क्या बोल रहे हैं जी? हाँ हाँ हाँ, कनेक्ट तो नहीं है, देख लीजिएगा। देखिए ये है रफ। रफ मतलब क्या हो गया? खुरदरी। और स्मूथ मतलब क्या हो गया? चिकनी। तो इसमें जो चीजें होती है वह ये इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो नजदीक है, ठीक है, वह रफ है, इसमें डेंस ज्यादा है। डिस्कनेक्ट नहीं ना होगा बोर्ड वगैरह? इससे नहीं ना, चलिए आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। ध्यान आ पाएगा इस पर? है, कंसंट्रेट यहाँ कीजिएगा। तो देखिएगा ये जो सेल है, तो न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोल दिए? रफ। और जो दूर है उसको हम क्या बोल दिए? एशिया। क्वेश्चन आ जाए कि जो सबसे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका वो कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के नजदीक। केंद्रक के नजदीक। और जो स्मूथ है, जो चिकनी है, वह कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के नजदीक। कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि अंतःपर्दवी जालिका, कौन सा अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन का निर्माण करता है? रफ। क्योंकि इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और आपको पढ़ाए हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और जो स्मूथ है ये फैट का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है। किसका बना होता है? फैट या लिपिड्स का। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सा अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन का बना होता है? रफ या स्मूथ? रफ। और कौन वसा का फॉर्मेशन करता है? स्मूथ। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया? तो इसमें क्या लिखेगा? इसमें क्या लिखेगा? पहला पॉइंट, ये केंद्रक झिल्ली के नजदीक पाई जाती है। ये हो गया यहां तक? यहां तक बन गया? ये भी बन गया? नहीं बना? इसको बनाइए। नहीं बनाइएगा तो फिर समझ में कैसे आएगा बाद में? ये बना के गया कि बिगाड़ के गया जी? हाँ, लाइन ना आ रहा है। हो गया? बन गया बाबू, पीछे बन गया। इसमें लिखेगा, इसके नीचे लिखेगा खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। हिंदी में तो बोल रहे हैं, तो बहुत लोग हिंदी नहीं लिख पाते थे, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। नहीं समझे? बाइलिंगुअल सही है ना? तो बहुत तरह के टेंशन है बायोलॉजी में, आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसमें बहुत लोग हिंदी है, इंग्लिश है। हम तो हिंदी मीडियम है, लेकिन हम जनरली इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हिंदी में बहुत सा हमसे गलती हो जाता है, ठीक है। बायो में बहुत होता है, बायो क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हम इंग्लिश
हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में पढ़ा देंगे, हिंदी में लिखवा देंगे, और वो लिखवाने में सेंटेंस आगे पीछे तुम लोग अपने समझ जाओ। हम जेंडर बेस भी कभी ता है ती है लगा देते हैं, नहीं तो आप लोग समझना, लेकिन इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक, इतना तो समझ में आया। और ये कहाँ पाया जाता है, ये नियर बाई क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के नजदीक, कोशिका झिल्ली के नजदीक पाए जाते हैं स्मूथ। ये पहला पॉइंट हो गया दोनों का। बोलो कहाँ क्या लिखा है, ओह टोक दिया तो गड़वा गया। देखो अंतःपर्दवी जालिका, यानी सॉरी खुरदरी पर्दवी जालिका, पर्दवी जालिका केंद्रक झिल्ली के नजदीक पाई जाती है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक झिल्ली के नजदीक पाई जाती है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक झिल्ली के नजदीक पाई जाती है, ठीक है। इसी में लिखिएगा, उधर नहीं जाना है, पहले हिंदी इसी में लिखिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें राइबोसोम है तो किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। तो यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हो गया। प्रोटीन का निर्माण होता है यानी संश्लेषण होता है। तो ये बता दीजिएगा कि कौन सा अंतःपर्दवी जालिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, खुरदरी। और ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के नजदीक। जो केंद्रक से दूर है वह कहाँ है, कोशिका झिल्ली के नजदीक। और इसमें जो है ये कोशिका, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, चिकनी में लिखिएगा, चिकनी नाम रहता है। ये चिकनी चमेली वाला गाना ना है, एक आता है ना, या स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या, इसमें क्या डेंस बहुत कम है, पतला ज्यादा है। क्या है, पतला। तो इसको हिंदी में भी चिकनी लिखते हैं, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो लिखिएगा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कोशिका झिल्ली के नजदीक पाई जाती है। अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कोशिका झिल्ली के नजदीक पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के नजदीक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम की संरचनाएं नहीं होती है। राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा भाग है, दिखवाए थे ना, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। और सबसे बड़ा केंद्रक, सबसे बड़ा केंद्रक। तो ये जो राइबोसोम है, इस जाली पर, नहीं समझे कि ये जो राइबोसोम है इस जाली नुमा संरचना पर इसी तरह से डॉट 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 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस पर, लेकिन इधर नहीं पाया जाता। इसीलिए खुरदरी पर प्रोटीन का निर्माण होता है और जो स्मूथ है उस पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें लिखेगा तीसरा लिखेगा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, यानी इसमें वसा, फैट का संश्लेषण होता है, वसा का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। इसमें वसा का निर्माण होता है।
बस इसका क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा अंतःपर्दवी जालिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आपको बता देना है रफ ईआर, स्मूथ ईआर में नहीं, रफ ईआर में ये चीजें होती है। तो ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। क्या बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? हाँ, यस या नो? मान लीजिए बैक्टीरिया सेल है, कौन सा सेल है? बैक्टीरिया। तो इसमें ईआर है कि नहीं है? नहीं है, कंफर्म? सोच के बताइए। बैक्टीरिया में राइबोसोम है? हैं? राइबोसोम है तो ईआर होगा कि नहीं होगा? हैं? ईआर नहीं है, राइबोसोम है। कैसा राइबोसोम? 70S। ईआर पर राइबोसोम की संरचना पाई जाती है, इसीलिए प्रोटीन का निर्माण होता है। ये नहीं कह देंगे कि ईआर है तो प्रोटीन है, वो अलग बात हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को टेस्ट लिया जाए तो स्थिति खराब हो जाएगा जी। ये तो जो पढ़ा रहे हैं वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आता है, क्वेश्चन घुमाया हुआ बहुत रहेगा। आपको समझना है कि क्वेश्चन है, पूछा गया है तो कहां से पूछा गया। तो काफी दिक्कत है ना साइंस में यही दिक्कत हुआ है। जिनका 9-10 साइंस है ना, उससे मिलो जाके, जो ट्राई बेकर 1 नंबर से छूटा है, वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन गलती क्या हुआ? इन एक से अधिक आंसर, एक से अधिक आंसर में चीजें गड़बड़ हो गया, ये सब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेगा, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डन, खत्म हो गया ये चीजें। आगे लिखेगा वैक्यूल्स। रिक्तिका, यहां लिख दिए रिक्तिका। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूल्स, रिक्तिका। चलो समझना, ये वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स कुछ नहीं है, ठीक है, ये सेल है, सेल में जो खाली स्थान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ठीक है, तो आप देखिए समझिएगा, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, इसको प्लांट सेल बोल दिए, और ये क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल, तो प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे बड़ा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है? बड़ा, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा होता है, रिक्तिका छोटा होता है। प्लांट सेल में ये फंक्शन क्या है? प्लांट सेल में ये मिनरल्स, मिनरल समझते हैं, खनिज, ग्लूकोज और वाटर को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। वाटर को स्टोर, ग्लूकोज को स्टोर, मिनरल्स को स्टोर। क्यों? क्योंकि प्लांट को पता है कि मान लो कि धूप ना उगे, जैसे बरसात के मौसम में धूप उगता है नहीं, तो प्लांट, ये तो हम बताएं कि प्लांट का प्रकाश संश्लेषण, वो फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंट में होता है? सनलाइट के प्रेजेंट में, और सनलाइट 10 दिन से नहीं हो रहा, तो प्लांट तो खेला खत्म। ये सब प्लांट भी तो रूसता है, रूसने का मतलब क्या? वो खाना नहीं बनाता है, तो खाना नहीं बनाने के कारण क्या? उसको सनलाइट नहीं मिला, तो सनलाइट नहीं मिला तो प्लांट फिर भी जिंदा रहेगा ना जी। तो जिंदा कहां से रहेगा? वो अपने अंदर जो खाना स्टोर करके रखा है, और स्टोर कहां करता है? वैक्यूल्स में, रिक्तिका में। हाँ, रसधानी, इसको रस, इसी को बोला जाता है रसधानी, रिक्तिका या रसधानी। रस यानी इसमें मिनरल्स भी है, पानी भी है, बहुत सब चीजें को स्टोर करके रखता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एनिमल सेल का रसधानी है वो छोटा होता है, और प्लांट सेल का रसधानी बड़ा होता है। रसधानी बोलो या रिक्तिका बोलो, इंग्लिश में वैक्यूल्स। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट देकर के।
लिखेगा पादप कोशिका का रसधानी, पादप यानी प्लांट, हाँ हिंदी, पादप कोशिका का रसधानी, पादप कोशिका का रसधानी, पादप कोशिका का रसधानी बड़ा, पादप कोशिका का रसधानी बड़ा, परंतु जंतु कोशिका का रसधानी छोटे आकार का होता है, परंतु जंतु कोशिका के रसधानी छोटे आकार का होता है। परंतु जंतु कोशिका के रसधानी छोटे का आकार का होता है। मेन फंक्शन जो वैक्यूल्स का होता है वो प्लांट सेल में होता है, सबसे ज्यादा प्लांट सेल में, क्योंकि ये धीरे धीरे एनिमल सेल में बहुत छोटा हो जाता है। तो जो मेन फंक्शन जो वैक्यूल्स का होगा वो कहां से होगा, प्लांट सेल में, बहुत बड़ा साइज होता है। ठीक है, ये कल इंटरनेट अगर कनेक्ट हो जाता है कल समझा, इसको दिखाएंगे किस तरह से होता है, आज तो कनेक्ट ही नहीं है। तो ये समझिए कि ये रसदानी में संचित क्या होता है, संचित में समझते हैं स्टोर, संचित क्या होता है स्टोर, ये स्टोर क्या रहता है, मिनरल्स, क्या रहता है, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सब क्या रहा है, संचित। लिखिएगा पादप कोशिका के रसधानी में, 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 रसधानी में खनिज ग्लूकोज, खनिज ग्लूकोज, खनिज ग्लूकोज तथा पानी संचित रहता है। संचित मतलब स्टोर, संचित रहता है, संचित रहता है। समझ में आ गया, इसका यही फंक्शन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है बाबू, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, ये भी राजधानी से यही क्वेश्चन आता है, इसको एकदम याद रखना। क्या क्वेश्चन आता है, ये राजधानी है, क्या है, वैक्यूल्स है, और वैक्यूल्स के जो बाहर झिल्ली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत बार है, ये क्या है, वैक्यूल्स है, क्या है, रसधानी, वैक्यूल्स, रसधानी। तो रसधानी के बाहर वाला झिल्ली को क्या बोला जाता है, आप याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। इसको पॉइंट देख के याद लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर रसधानी की बात आई तो इसका बात जरूर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है, इसमें स्पेशल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। लिख लीजिएगा, रसधानी के बाहर झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसधानी के बाहर झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसधानी के बाहर झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसको एकदम याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछता, बाकी क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा छोटा कभी नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आता है कि टोनोप्लास्ट क्या है, रसधानी के बाहर जो झिल्ली होती है उसी का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है। अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय। देखो गोल्जी क्या क्या है, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी काय को
क्या बोलते हैं, इसे हम पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट ऑफ सेल, पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का पॉकेट, नहीं समझे? या इसे हम बोलते हैं क्या, और इसका खोज ये गोल्जी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम ही गोल्जी था, कैमिलियो गोल्जी। ये कैमिलियो गोल्जी क्या थे, वैज्ञानिक, इनका खोजकर्ता थे, उन्हीं का नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडी। इसको पॉकेट सेल कहते हैं। पॉकेट में समझते हो, जेब, कोशिका का जेब किसको बोला जाता है, गोल्जी। इसे हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है, सिग्नल को क्या करना, सिग्नल को क्लियर रखना, यानी जाम नहीं लगने देना। तो सेल में अगर इमरजेंसी, सेल में जाम कहीं लग जाता है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है सेल में, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, यहाँ बीच में क्या, कौन बैठा हुआ है, केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम, न्यूक्लियस कमांड करता है। मैनेजर कौन है, न्यूक्लियस, बार बार बता रहे हैं, मैनेजर कौन है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी बोलेगा, तुमको ड्यूटी का क्या कर रहा है, तुम पूरा जाम लग गया सेल में, क्लियर करो जल्दी। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, सभी को बांधने का काम करेगा, सभी को बंडल के फॉर्म में बांधते हैं। क्या करते हैं, बंडल, बंडल मतलब समझते हो, बांधना, पैक करना, क्या करना, पैक करना। आप पैक करके एक जगह उसको हटा देना। तो इसको एक और उपनाम से जानते हैं गोल्जी बॉडी को, किसको, इसे मदर सेल भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो मदर, माँ क्या करती है, आपका जो भी लगेज वगैरह हो क्या बांधती है, नहीं समझी, घर से निकल रहे हैं तो मम्मी क्या करेगी, बाकी पापा वो कहेंगे लो पैसा लो, लेकिन मम्मी क्या करेगी, लो रोटी बना देगी, भुंजिया बना देगी, सब पैक करके देगी। पैक करने का मतलब क्या हुआ, बांधना, क्या हुआ, बांधना। गोल्जी बॉडी का भी वही काम है, ये सारा इधर उधर बिखरा रहेगा, उसको बांध करके एक जगह से दूसरी जगह कर देगा, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी को पॉकेट सेल कहते हैं, इसे मदर सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर सेल। और इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस। इससे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, जो मेन था वो पढ़ा चुके हैं आपको। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसे पॉकेट सेल, अब हिंदी में इंग्लिश में लिखो। अब इसके कोशिका का जेब, इसको इंग्लिश में लिख लो, पॉकेट सेल, पॉकेट ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस, बस इतना जानो बस। हाँ लिख सकते, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, बस वही नहीं बोल रहे हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हैं, पॉकेट ऑफ सेल बोल सकते हैं, ठीक है, बस ये सब जानो। गोल्जी बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज का नाम सुने हैं, क्या होता है माइक्रो, हाँ, सूक्ष्म नलिका, उसको बोलते हैं सूक्ष्म नलिका। तो माइक्रो बॉडीज बना कैसे, हम अभी बताएं, अंतःपर्दवी जालिका, ये तो समझ में आ गया। अंतःपर्दवी जालिका के टूटने से ही माइक्रो बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। और माइक्रो बॉडी का अलग अलग फंक्शन होता है। तो सूक्ष्म नलिका भी एक सेल का पार्ट है, जो किसके टूटने से बना, अंतःपर्दवी जालिका। तो ये सब बहुत छोटा पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनता है। क्या, सिलिया, सिलिया फ्रेजा वो अलग चीज है। हाँ समझ गए हैं, हम तो समझ गए हैं, सिलिया फ्रेजला अलग चीज हो गया, ठीक है। सिलिया फ्रेजला कब पढ़िएगा, जब आप एनिमल किंगडम पढ़िएगा। एनिमल किंगडम, जंतु विज्ञान में जाइए, जंतु जगत में जानिएगा, तो वहां सिलिया क्या हो गया, एक प्रकार का एनिमल। फ्लेजला, फ्लेजला जो होता है वो बाहरी लेयर होती है, जैसे आप स्पर्म देखते हैं, स्पर्म देखे हैं या पिक्चर में तो देखे होंगे। तो स्पर्म जो होती है, स्पर्म का जो ये लेयर होता है, इसी को हम फ्लेजला बोलते हैं। शुक्राणु नहीं, शुक्राणु का जो टेल वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेजला बोलते हैं। तो उसी तरह से बहुत सा एनिमल में हम सिलिया के बारे में भी चर्चा करेंगे और फ्लेजला के बारे में। तो मेन आप इस यहाँ नहीं, वह एनिमल किंगडम एक अलग टॉपिक है, वहां पर ही चर्चा करेंगे।
चलिए अब यहां से कोशिका विभाजन समझना। कोशिका विभाजन क्या होता है? सेल डिवीजन। सुनो, आज नहीं रहने देते, ठीक है। देखिए कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन शुरू से हम पढ़ा रहे हैं कि कोशिका विभाजन पॉसिबल कब होता है? जब सेल ग्रोथ करता है, डेवलप करता है। और ये एक स्टेटमेंट दिए थे कौन सा वैज्ञानिक? सेल थ्योरी बताए हैं? कोशिका सिद्धांत नहीं बताए हैं? नहीं बताए सेल थ्योरी? बताए नहीं है? देखो हम बता देते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले 1665 में दिए थे रॉबर्ट हुक, वह बताए थे। ध्यान से सुनना। उसके बाद जो उस पहला सेल थ्योरी 1665 में आया था, वह रॉबर्ट हुक दिए थे कि जितने भी सजीव है वह कोशिका का बना होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी सजीव है वो किस चीज का बना हुआ है? कोशिका का। ये कौन बताए? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। फिर इसके बाद ड्यूट्रोचैट आए। ड्यूट्रोचैट 1824 में आए। 1665 से कहा 1824 में। उसमें ड्यूट्रोचैट एक वैज्ञानिक आए, वह बताए कि जितने भी लिविंग है वह ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं। ग्रुप ऑफ सेल मतलब क्या हो गया? उत्तक टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल मतलब क्या हो गया? टिश्यू। वो टिश्यू से बने हैं। ये ड्यूट्रोचैट हुए। फिर 1838 में आए सेल्डन एंड स्वान, वह बताएं कि जितने भी सजीव है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ सेल बता रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ। तो ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सेल्डन और स्वान। आप कोशिका विभाजन पढ़ रहे हो तो चौथा स्टेटमेंट सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट था, वह दिए थे 1855 में रुडोल्फ विर्चू। कौन दिए थे? रुडोल्फ विर्चू नाम का एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे। इस स्टेटमेंट का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट वो अपने भाषा में दिए थे। उनका भाषा क्या था? लैटिन वर्ड। क्या था? लैटिन। ठीक है, यूनानी वर्ड। तो ये ओमनी सेलुला ई सेलुला एक स्टेटमेंट दिए थे। ये सेलुला का अर्थ हुआ, हम लोग ट्रांसलेट किए तो सेलुला का अर्थ क्या होता है? सेल। एक उनका बुक का नाम था द सेला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेल। सेलुला का अर्थ क्या हो गया? सेल। ई का अर्थ क्या हो गया? टू। ई का अर्थ क्या हो गया? टू। और ओमनिस मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पहले से। ओमनी मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव समझते हो ना? तो पहले से, यानी कोई भी सेल का निर्माण हो रहा है तो वह पुरानी कोशिका से होता है। इसका हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि कोई भी अगर कोशिका, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। यानी अगर सेल दो भाग में टूट रहा है, सेल कितने भाग में? दो भाग में। तो अगर ये सेल से दो सेल बना तो इसको हम क्या बोले? डॉटर सेल। और ये क्या हो गया? पेरेंट सेल। ये क्या हो गया? पेरेंट। तो ये दो नई कोशिका बना, किससे? पेरेंट से, पुरानी कोशिका से। और इसका बेहतरीन स्टेटमेंट यही है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू। लेकिन सेल थ्योरी का फादर माना जाता है सेल्डन और स्वान को, क्योंकि वह बेहतरीन स्टेटमेंट दिए थे कि जितना भी सजीव है कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने हैं। हम लोग कोशिका से बने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से बने हैं। कोशिका का उत्पाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, अंतःप्रदेवजालिका। तो सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट क्या था? सेल्डन एंड स्वान का। और उसके बाद रुडोल्फ विर्चू। ये चारों स्टेटमेंट को याद रखना पड़ता है। तो सेल के बारे में कौन बताया? रॉबर्ट हुक। उत्तक के बारे में कौन बताया? ड्यूट्रोचैट। और सेल्डन और स्वान क्या बताया? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण कौन बताया? रुडोल्फ विर्चू। ये चार सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का चार कथन है, चार स्टेटमेंट है। चारों स्टेटमेंट याद रहेगा? यस या नो? लिखवा दे, लिख लीजिए। कोशिका सिद्धांत लिखवा देंगे, ये आएगा फिर। कोशिका सिद्धांत नहीं बताए थे ना? चलो कोई नहीं, कभी भी पढ़ लो।
सेल थ्योरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। पहला वैज्ञानिक थे 1665 में रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये इनका स्टेटमेंट था, लिख लीजिए। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ। इन्होंने ही बताया था कि कोशिका जो है कि वो सजीवों का इकाई है, आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है। क्या है? जीवन की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। इन्होंने बताया था। आप बताओ, सभी जीवों का बताएं, लिख लो। सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। आप बताइए, जीवों का आधारभूत इकाई किसको बोलेंगे? सेल को। जीवों का आधारभूत इकाई किसको बोलेंगे? सेल को। याद है? जीवों की भौतिक इकाई किसको बोल दिए? नहीं, ध्यान से बोलो। जीवों की भौतिक इकाई पूछे, फिजिकल, जीव द्रव को। किसको? जीव द्रव को। प्रोटोप्लाज्म। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ाया, वो नहीं याद आ रहा है, कुछ कुछ के याद आ रहा है। 1824 में ये क्या बताए थे? बहुत सा आपस में सेल जुटता है, बहुत सा आपस में सेल जुटेगा, यानी कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं। इनका नाम था ड्यूट्रोचैट। ड्यूट्रोचैट। क्या करोगे? ये सब फॉरेनर थे तब, हम लोग खोजते तो लिख देते हैं बाई राजू महतो। कोशिका समूह को उत्तक कहा जाता है, ये बताने वाले वैज्ञानिक थे ड्यूट्रोचैट 1824 में। ड्यूट्रोचैट। हिंदी में तो बोल रहे हैं, कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। अब नाम हिंदी इंग्लिश में क्या मतलब? नाम तो वही होगा ना। नाम ड्यूट्रोचैट बोले हिंदी में, और इंग्लिश में ड्यूट्रोचैट। हिंदी में तो हम तो बोल रहे हैं कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। बोलो कि हिंदी में भी लिख दीजिए, तब लिखेंगे। लिख दें? हिंदी में तो लिख सकते हैं, इतना तो हम तो वही काम कर रहे हैं भाई। शुरू से हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश हमारा खुद ना बुझाता है। हाँ, हिंदी न बुझाता है, लेकिन हिंदी में हम लिख नहीं पाएंगे, गलती लिख देंगे तो बोले सर का ऐसे लिखे हैं, का के की को दिक्कत हो जाएगा। चलो यहां देखो, तीसरा वैज्ञानिक आए 1838 में। कब आए? 1838 में। इस वैज्ञानिक का नाम था सेल्डन। सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन एंड स्वान। लो लिख देते हैं बाबू, आप लोगों को हिंदी में भी दिक्कत हो रहा है। सेल्डन और स्वान। इनका जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को लिखिएगा। इनका स्टेटमेंट था सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से हुए। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से हुए। ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सेल्डन एंड स्वान। कब?
1838। सबसे लास्ट स्टेटमेंट आया था 1855 में, 1855 में। और ये देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? रुडोल्फ विर्चू, रुडोल्फ विर्चू। ये सब यूनानी थे ना। रुडोल्फ लिखा हुआ है, रुडोल्फ विर्चू। इसीलिए कहते हैं पढ़ो, हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं तब यहाँ पर कुछ नाम रहता है, आप लोग का नाम रहता है राम सिंह, रोहन सिंह, है ना। और ये फॉरेनर है तो रुडोल्फ, तो सेल्डन, स्वान, इसी तरह से नाम रहेगा, ड्यूट्रोचैट। इनका एक स्टेटमेंट क्या था बताइए, अभी बताएं। ओमनिस, यही याद करना है, पेपर में आएगा तो यही आता है। ओमनीसेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रुडोल्फ विर्चू। क्या? हाँ, इसको ट्रांसलेट हिंदी में करवा देते हैं, इसको लिख लीजिए, लिख लिया, लिखिएगा। नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होता है। इसका ट्रांसलेट हिंदी में, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। हो गया। ये कौन बताए थे? रुडोल्फ। अब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कितना स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट। ये चारों स्टेटमेंट बता दिए। आज तक 5वां स्टेटमेंट नहीं आया, ना बना है। और कोशिका सिद्धांत के जनक किनको माना जाता है? तो आप आंसर कीजिएगा सेल्डन एंड स्वान को। नहीं समझे? क्वेश्चन आ जाएगा, कोशिका सिद्धांत के जनक किनको माना जाता है? सेल्डन एंड स्वान। टोटल कितने जनक थे? 4। चारों को मानेंगे? नहीं, किन्हीं एक को। और वो कौन सा वैज्ञानिक है? सेल्डन एंड स्वान। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत? बोलिए, पूछना है? वो तो सब पढ़ा दिए। क्या? एंटोनी लीवनहॉक सेल थ्योरी नहीं दी थे, वह माइकोप्लाज्मा के बारे में बताए थे। माइकोप्लाज्मा गैलेक्सेक्टम एक बैक्टीरिया है जो पृथ्वी संसार का सबसे छोटा जीव है ना। बताइए, माइकोप्लाज्मा का क्या क्या नाम बताए थे? कौन बताएगा? माइकोप्लाज्मा का नाम क्या था? पीपी, एलो, एम, एलो, या इसी को क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। और ये तीनों एक ही नाम है, और ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। और इसके बारे में कौन बताए थे? एंटोनी लीवनहॉक। कौन बताए थे? एंटोनी लीवनहॉक। ये सब पढ़ाया हुआ। और ये एंटोनी लीवनहॉक, ये जो बैक्टीरिया था इसमें मूवमेंट था, इसीलिए इसको हम लिविंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग सेल। तो क्वेश्चन आ जाएगा, बैक्टीरिया का खोज एंटोनी लीवनहॉक, लिविंग सेल का खोज एंटोनी लीवनहॉक। बाकी ये सब तो इसका नाम है, कोई दिक्कत नहीं, इसे पढ़ाया हुआ। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन रिवीजन कीजिए, ठीक है। जितना मन से पढ़ा रहे हैं 10% भी पढ़ लोगे, नैया पार हो जाएगा, ये गारंटी करते हैं, ठीक है।